ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। 2024 की सत्ता का सेमीफाइनल, जी हाँ, जो सत्ता का सेमीफाइनल जिसको बताया जा रहा था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव परिणाम हैं ये 2024 का रास्ता तय करेंगे, ये संकेत देंगे कि आखिर 2024 में होने क्या वाला है। ऊंट किस करवट बदलेगा, क्या बीजेपी फिर तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी या हैट्रिक बनाएगी, या फिर इस बार जनता कुछ बदलाव के मूड में है। लेकिन उन 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में आज जो 4 विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसने बिल्कुल साफ कर दिया है कि मोदी मैजिक बरकरार है। जिस तरह की प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है उसने तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं उनके भी पेज ढीले कर दिए। जितने जो राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार बैठ करके अपने अपने टीवी चैनल में या जो अपने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल में है, उन पर चर्चाएं कर रहे थे और उसको बहुत क्लोज फाइट बता रहे थे कि बिल्कुल नेट टू नेट फाइट है कई राज्यों में। और जो एग्जिट पोल बता रहे थे उन एग्जिट पोल के परिणामों को भी धत्ता बता दिया। उन तमाम परिणामों की भी पोल इस चुनाव परिणाम ने खोल दिया है और इसमें शानदार जीत हासिल की है बीजेपी ने। तो आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चुनाव परिणाम, हालांकि आप सुबह से लोग देख ही रहे होंगे तमाम जो चैनल्स हैं उनमें जो अब तक जो चुनाव परिणाम है उसमें जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जो 2 हिंदी भाषी राज्य हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसमें ये बताया जा रहा था, तमाम जो एग्जिट पोल्स भी हैं वो भी ये बता रहे थे कि इसमें नेट टू नेट फाइट है। हालांकि कुछ जो चैनल हैं वो मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत भी बता रहे थे तो कुछ कांग्रेस की जीत भी बता रहे थे। ऐसा ही राजस्थान में भी था, राजस्थान में प्रचंड जीत बता रहे थे तो कुछ बीजेपी की तो कुछ कांग्रेस की, यानी कि नेट टू नेट फाइट थी। जो पोल ऑफ द पोल होता उसमें भी, और जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं, पत्रकार के हैं, बड़े बड़े विश्लेषण मैं अक्सर सुना करता था शाम को, और कुछ तो 2 लॉबी एक्चुअली इस समय काम कर रही थी। एक वो जो आप कह सकते हैं कि बैलेंस होने की कोशिश कर रही थी ताकि जो जिस तरह से आक्षेप लगाए जा रहे थे कि भाई गोदी मीडिया, उस गोदी मीडिया के टैग से खुद को बचाने के लिए कुछ कोशिश उन्होंने की कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस सा बनाने की कोशिश करे, हालांकि वो बना नहीं पा रहे थे। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी था जो रोज़ मोदी और अमित शाह की नींद हराम किए रहता था। तो तमाम जिनको आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जब सत्ता और समाचार पत्र के संबंध हो जाते हैं या जो चाटुकारिता के आरोप कई टीवी चैनल्स और समाचार माध्यमों में लग रहे थे, गोदी मीडिया एक नया शब्द जो गढ़ दिया था, उसको ध्यान में रखते हुए एक तमाम जो मेन स्ट्रीम के जो चैनल थे वो कुछ ऐसी खबरें दिखा रहे थे जो बीजेपी सरकार और मोदी, अमित शाह इनको या बीजेपी को माकूल लगती हो या उनके हक में जाती हो। और कुछ तो यहाँ तक भी तिलमिला उठते थे जब कोई सत्ता विरोधी कोई बात होती थी। तो कहते हैं ना कि प्रकृति अपने आप में एक बैलेंस बनाती थी। तो वो तमाम जो बड़े स्टार चैनल जिनको के जो एंकर हुआ करते थे उनमें आप पुण्य प्रसून वाजपेयी कह सकते हैं, अभिसार कह सकते हैं, अजूत अंजुम कह सकते हैं, और कई मैं नाम गिना सकता हूँ उसमें, और जो है संजय शर्मा हो सकते हैं, साक्षी जोशी हो सकती है। तो एक बहुत बड़ी एक लॉबी थी जो केवल और केवल इस टारगेट के साथ खबर बनाती थी कि बीजेपी की नींद हराम कैसे हो रही है। क्या सचमुच में मोदी और अमित शाह की टेंशन बढ़ रही है? इन जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम होंगे उसके बाद क्या मोदी की मुसीबत शुरू हो जाएगी? हालांकि एक 4 PM न्यूज़ चैनल में उसको लगातार देखता रहता हूँ और भी कई है, तमाम उनको सुनता हूँ। तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि बेशक वो ठीक जो भी वो बात कहते हैं उसके पीछे कुछ तर्क होता है, कुछ लॉजिक होता है, और शायद यही वजह थी कि मैं उसको लगातार देखता भी था। लेकिन जिस तरह की नींद हराम होने का वो दावा करते थे बीजेपी की, अमित शाह की और मोदी की, ऐसा मुझे कहीं नज़र आया नहीं। इन चुनाव परिणामों देख करके तो बिल्कुल साफ हो गया कि अभी भी देश भर में मोदी मैजिक बरकरार है। लेकिन मैंने दूसरे पक्षों की भी न्यूज़ मैंने सुनी और कुछ जो अनुमान मैंने लगाया, और कुछ हद तक मैं उस बात से सहमत भी नजर आया कि जिस दिशा में बीजेपी जा रही है वो तो ठीक है। विकास और सनातन संस्कृति इन सब की बात होनी चाहिए। जो धर्मनिरपेक्ष जिसकी हम बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास जो नारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस सब पर भी काम होना चाहिए। लेकिन जब मैंने तमाम विश्लेषण किया
तो ये तो साफ हो गया कि मोदी मैजिक बरकरार है। लेकिन मुझे ऐसा भी लगा कि असली मैजिक तो अभी बाकी है। तो असली मैजिक क्या है, 2024 में क्या होगा, और अब जो 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, एक में तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिला है, लेकिन क्या जो मुख्यमंत्री होगा वो भी कांग्रेस का ही होगा, या कांग्रेस आसानी से वहाँ पर अपना सीएम बना लेगी? क्या वहाँ पे ऑपरेशन लोटस चल सकता है? इस सब पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन पहले मैं उस चीज़ की जिक्र करता हूँ कि आखिर मोदी का प्लान क्या है। केवल ये 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जा रही है चुनाव, इन चुनावों में जीत हासिल करना ही मोदी का प्लान था, या उसकी जो तमाम जो योजनाएं थी उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन इन चुनावों के बाद आगे का क्या प्लान है, और उस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए या उस टारगेट को हासिल करने के लिए किस तरह के मुख्यमंत्री इन तमाम स्टेट्स में होने चाहिए, बीजेपी उनकी तलाश कर रही है। तो मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि आखिर मुख्यमंत्री का चयन करते समय बीजेपी, या यूँ कह दे कि नरेंद्र मोदी जिनके चेहरे पे ये चुनाव हुआ और जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई, उस रणनीति का ये परिणाम था कि इतना जो बम्पर वोट बीजेपी को मिला है, सीट बीजेपी को मिली है, ये सारी की सारी जो मोदी की प्लानिंग थी। जिस तरह के बड़े बड़े चेहरे उन्होंने सांसद और मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा, कहीं प्रचार के लिए तो कहीं खुद चुनाव बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में, तो उसका कितना असर रहा। और जो तुष्टीकरण के खिलाफ एक ध्रुवीकरण की जो कोशिश की थी बीजेपी ने, हालांकि ये बताया जा रहा था कि वो चला नहीं, उसका कितना असर हुआ, इन सब पर बात करने से पहले थोड़ा सा मैं इस बात को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो ये 3 राज्य है जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इनमें प्रचंड बहुमत है। अन्य के जो वोट्स होते हैं या और कोई तोड़ फोड़ या खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, या ऑपरेशन लोटस चलाने की जो बात हम करते हैं, वो भी उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में जो सेंटर चाहेगा, यानी जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा, जो मोदी अमित शाह चाहेंगे, वही इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनेगा। और इस बात को शिवराज सिंह ने स्वीकार भी किया है। उन्होंने तुरंत चुनाव के बाद जो बयान दिया कि जो इस प्रचंड जीत का जो श्रेय है, क्रेडिट है, शिवराज सिंह चौहान ने खुद आगे बढ़ करके नरेंद्र मोदी यानी केंद्र सरकार की नीतियों को दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो केंद्र सरकार है उसकी जो नीतियां हैं, डबल इंजन की जो सरकार है, उन तमाम नीतियों को हम अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करने में, अमल में लाने में कामयाब रहे। और उसके साथ साथ उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया लाडली योजना का। तो जो राज्य सरकार के जो तमाम काम काज हैं, उससे ज़्यादा क्रेडिट उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को दिया कि उनकी जो नीतियां हैं, उनकी नीतियां जो गरीबों के लिए उनकी जो नीतियां बनी हैं, और उसकी वजह से जो मध्य प्रदेश में इतना प्रचंड बहुमत जिसकी कल्पना एग्जिट पोल में भी नहीं की गई थी कि जो एग्जिट पोल होंगे, क्या इतने ज़बरदस्त बम्पर जीत हासिल बीजेपी को हो पाएगी, ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन हुई। तो अब बड़ा सवाल है कि उन तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उस सबसे पहले जिस बात की मैं जिक्र कर रहा था कि असली मैजिक तो अभी बरकरार है, वो असली मैजिक क्या है, वो असली जो क्राइटेरिया है सीएम चुनने का, वो क्या है बीजेपी का, उसको वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, बहुत सारे कई बीजेपी के बड़े नेताओं से मैंने बातचीत भी की है। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इस बार जो मुख्यमंत्री के जो कैंडिडेट होंगे, वो ऐसे चेहरे होंगे जो सबको चौंका देंगे। हालांकि जब बीजेपी के जब भी ऐसे फैसले आते हैं, वो तमाम चौंकाने वाले ही होते हैं। जैसे हरियाणा की हम बात करें, किसने सोचा था कि खट्टर यहाँ सीएम बनेंगे, योगी आदित्यनाथ सीएम बनेंगे। तो तमाम जो ऐसे फैसले भी बीजेपी ने लिए हैं कि अचानक कहीं से एक ऐसा चेहरा लेकर के आते हैं और उसको सीएम बनाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। हालांकि जो तमाम उस प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन बीजेपी ने उन तमाम नेताओं के विरोध की भी अनदेखी की, न केवल अनदेखी की बल्कि उनको किनारे भी लगा दिया। तो बीजेपी की प्लानिंग है आने वाले 30 साल तक बीजेपी सत्ता में बनी रहे और संगठन मजबूत बना रहे। तो बीजेपी की जो प्लानिंग है, जो कुछ बड़े नेताओं से मैंने समझा है, वो ऐसे चेहरे लाएंगे जो युवा हो, यानी जो 10 से 15 साल तक
उस प्रदेश के अंदर सत्ता को संभाल सकें, संगठन में उनका योगदान बना रहे और जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तिशाली और सामंजस्य बना सके, तालमेल बना सके। तो ऐसे चेहरे होंगे। तो ऐसे तमाम जो चेहरे हवा में तैर रहे हैं, जो मीडिया में तैर रहे हैं कि ये दावेदार होंगे, वो दावेदार होंगे, बीजेपी की ये शुरू से प्लानिंग थी। इसीलिए शायद उन्होंने किसी भी प्रदेश में सीएम कैंडिडेट की घोषणा नहीं की। तमाम मीडिया में कयास लगाते जा रहे थे, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें। 19 साल तक लगातार चुनाव जीतने वाले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको भी सीएम की रेस में सीएम का चेहरा नहीं बनाया, रेस में वो शामिल रहे। और ऐसे कई बड़े नेता के नाम जो राजनीतिक हलकों में तैरते रहे कि इस प्रदेश में ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री होगा, जो फैसला बीजेपी लेगी, मोदी सरकार लेगी, वो भी बहुत चौंकाने वाले होंगे। तो मैं कुछ एक राज्यों में मैं इस पर भी चर्चा करने जाऊंगा कि जो क्राइटेरिया बीजेपी ने बनाया है, उस क्राइटेरिया में कौन फिट होता है। आप खुद उसका आकलन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन चेहरा वो हो सकता है, सीएम का चेहरा वो कौन हो सकता है। तो जो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ, बीजेपी ऐसे युवा नेता को लाना चाहती है जो 10-15 साल तक कम से कम सत्ता संभाल सके। यानी बीजेपी की कोशिश है, जो जैसा कि सवाल उठते रहते हैं, मेरी कई बड़े नेताओं से इनसे बात हुई, कहते हैं मोदी नहीं तो कौन। ये जो कौन है ना, ये जो सवाल है ना, इस सवाल का जवाब बीजेपी देना चाहते हैं या खुद मोदी जी देना चाहते हैं। मोदी सरकार की कोशिश है कि जो आने वाले 50-60 साल हैं उसकी भी योजना अभी से बना ली जाए और बीजेपी संगठन को इतना शक्तिशाली, इतना बड़ा खड़ा कर दिया जाए कि वो आने वाले 40-50 साल तक भी सत्ता पे काबिज रहे और ये एक मजबूत संगठन रहे। जो उनका एजेंडा है, जो उनकी प्लानिंग है, उस पर वो अमल कर सके। और उनकी प्लानिंग ऐसी भी नहीं है कि जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए जा रहे हैं कि भी जिसके खिलाफ बीजेपी ने ध्रुवीकरण की राजनीति अपनाई। तो ये भी एक बड़ा बहस का विषय है, इस पर मैं अगले चर्चा में अगले वीडियो में करूँगा। लेकिन अभी जो क्राइटेरिया है मोटा मोटी, जैसा कि मैंने बताया कि युवा चेहरा हो, 10-15 साल वो सत्ता और संगठन के बीच तालमेल का काम कर सके। इस सब पर जो चेहरे फिट होते हैं, मैं थोड़ा सा उसका जिक्र कर लूँ। मैं सबसे पहले राजस्थान पर आता हूँ। राजस्थान के सत्ता में जो चेहरे हवा में तैर रहे थे, यहाँ भी बीजेपी ने किसी को सीएम फेस नहीं बनाया था और इस बात को लेकर के अंदर खाते तो ये भी थी कि वसुंधरा और मोदी सरकार की तनातनी है। मोदी सरकार यानी जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसके संबंध पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा से अच्छे नहीं हैं और यहाँ तक भी आरोप लगे थे कि वसुंधरा और अशोक गहलोत के बीच में कोई आदर्श सा एक पैक्ट है और दोनों ये नहीं चाहते थे कि इतनी सीट आ जाए कि दिल्ली उन पर हावी हो जाए। यानी जो गहलोत है उन पर राहुल गांधी, खड़गे हावी हो जाएं या जो वसुंधरा है उन पर मोदी सरकार या बीजेपी हावी हो जाए। तो इतना बहुमत ना मिले, करीब करीब मिले ताकि वहाँ लेकिन अब जो बहुमत आया है उसमें बीजेपी को कहीं कोई परेशानी नहीं है। वो खुद बेबाक और दिलेरी के साथ अपना निर्णय ले सकती है। उन्हें किसी भी तरह के विद्रोह का डर भी नहीं है, लेकिन वो निर्णय लेगी। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं उन चेहरों के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा जो चेहरे सीएम फेस के रूप में जो चर्चा में थे। उनमें जो वसुंधरा के अलावा जो जोधपुर से सांसद हैं गजेंद्र शेखावत हैं, महंत बालकनाथ हैं, तिजारा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा हैं। मीणा जो समुदाय है उनके बहुत बड़े लीडर हैं और राज्यवर्धन सिंह राठौर है जो केंद्रीय मंत्री थे, उनको भी संसद में उतारा है। तो ये तमाम बड़े नाम थे। उनमें एक नाम राजकुमारी दिया कुमारी भी है और जैसा कि मैंने बताया कि महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार ने पास कर भी दिया था। हालांकि वो पास अब हो पाएगा, जैसा कि आरोप लगा रहे थे कि अगली सरकार आनन फानन में महिलाओं को लुभाने के लिए, उनके वोट बैंक को हासिल करने के लिए आनन फानन में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। इसके तकनीकी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। आने वाले 10 साल में भी ये महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाएगा, तो उसका भी रास्ता साफ हो सकता है। ये भरोसा अब कम से कम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो दे सकते हैं और इसको
उसको देने के लिए वो महिला मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो जो मुख्यमंत्री होंगे वो आधे से ज़्यादा महिला मुख्यमंत्री होंगे। तो ये जो गेंद उन्होंने महिला वोटरों को लुभाने के लिए राहुल गांधी ने फेंकी थी, उस गेंद को बीजेपी भी लपक सकती है और इस स्टेट में एक या दो मुख्यमंत्री महिला भी बना सकती है। तो जो राजस्थान की, जैसे कि मैं बात कर रहा था, कुछ चेहरे मैंने आपको बनाए भी, तो ऐसे कौन से वो युवा चेहरे हैं जो 40-50 के आसपास के हेर फेर में हैं, जो 10-15 साल सत्ता में बने रह सकते हैं। जैसा कि अगर बीजेपी की प्लानिंग में जो तमाम जो बुज़ुर्ग नेता हैं, उन बुज़ुर्ग नेताओं को कुछ को खबर है कि वो राज्यपाल बना करके उनकी संतुष्टि करेगी या किसी न किसी तरीके से उनकी संतुष्टि करेगी। लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है संगठन की, जो सेकंड लाइन है, वो बहुत मजबूत करे, पूरा का पूरा फोकस इस पर रहेगा। तो इसमें जो दो नाम राजस्थान में जो निकल कर सामने आ रहे, जो मेरी समझ के अनुसार है, इनमें एक यूपी की तर्ज पर, जिस तरह से यूपी में योगी बहुत पॉपुलर हुए हैं, उनकी जो भगवा इमेज है और उसके साथ जो शासन करने का जो तरीका है, उस तर्ज पर वो राजस्थान में महंत बालकनाथ को भी सीएम के तर्ज पर, सीएम के रूप में पेश कर सकते हैं, यानी बना सकती है। तो बहुत कम उम्र के हैं, 38 साल के ये है, तिजारा सीट से चुनाव जीते हैं बालकनाथ। ये एक राजस्थान का सीएम चेहरा हो सकते हैं, बड़ा मजबूत चेहरा हो सकते हैं। और दूसरा जो मजबूत चेहरा है, जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री महिला भी दे सकती है बीजेपी, तो उसमें जो राजकुमारी दिया कुमारी है, 52 साल की है, ये एक बहुत बड़ा चेहरा हो सकता है। एक राजघराने से है और खबरों में तो ये भी है कि ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भगवान श्री राम के वंशजों से, उनकी पीढ़ी से इनका संबंध रहा है। तो युवा, महिला और जो युवा पीढ़ी से जो भगवान श्री राम की जो पीढ़ी से एक जुड़ाव है, उस नाते दिया कुमारी भी राजस्थान के का चेहरा हो सकती है। 2 बड़े मजबूत चेहरे हैं। और इसके अलावा और कोई चेहरा हो जो 40-45 साल के आसपास का हो, जो निष्कलंक हो, जिसकी पकड़ हो, जिससे जातीय समीकरण को भी साधने में आसानी हो, इस तरह का चेहरा भी अगर कोई हो सकता हो। लेकिन मेरी नज़र में ये 2 बड़े नाम हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ सकते हैं। और अब इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में हालांकि शिवराज सिंह चौहान 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक रूप से उनका दावा बनता है। लेकिन जैसा कि बीजेपी की योजना है, रणनीति है, या जो मंशा है, वो सेकंड लाइन तैयार करना चाहता है। वो ये सवाल सामने नहीं रखना चाहते कि शिवराज के बाद कौन, मोदी के बाद कौन। ये जो कौन है, इस प्रश्न चिन्ह है, इस प्रश्न चिन्ह का सवाल जो है ना, वो सवाल बीजेपी सामने रखना चाहती है। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी कई नाम हैं, जिसमें जो कांग्रेस से जीत करके आए राजघराने परिवार से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, युवा चेहरा, 52 साल के हैं। लेकिन जितनी उम्मीद बीजेपी उनसे कर रही थी कि उनके सामने आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, तो वो कितना फ़र्क पड़ा, कितना नहीं पड़ा, इसका विश्लेषण करना अभी बाकी है। लेकिन तमाम मीडिया में इस तरह की खबरें भी आती रही कि जो आदित्यराज सिंधिया हैं, इनकी बीजेपी ने अनदेखी की है, उतना सम्मान बीजेपी में उनको नहीं मिल रहा है जितना सम्मान दिया जाना चाहिए। तो इसका जवाब भी देने के लिए सीएम का एक चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं, 52 साल के हैं और एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में है। और जो बहुत सारे नाम हैं, उनमें केंद्रीय मंत्री हैं 2-2, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय है, नरेंद्र तोमर हैं, गोपाल भार्गव हैं, बीडी शर्मा हैं। इस तरह के कई नाम जो हैं वो मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलकों में तैर रहे हैं। लेकिन बीजेपी यहाँ भी इस तरह का एक नाम, एक चेहरा लेकर के आएगी जिसको सब देख करके सब चौंक जाएंगे, यानी जो बड़ा चौंकाने वाला चेहरा होगा। और जैसा कि बीजेपी का मिजाज है, या उसके बारे में कहा जाता है कि सरप्राइज़ देने में बीजेपी का जवाब नहीं, तो एक मध्य प्रदेश से भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ बीजेपी दे सकती है। एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, लेकिन उस चेहरे का चयन भी उसी क्राइटेरिया के आधार पे होगा, यानी वो
युवा हो, 10 साल 15 साल तक वो जिसको वहाँ पर काबिज बनाया जा सके, शिवराज सिंह चौहान की तरह, जो बीजेपी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल कर सके, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो स्टेट में अच्छे ढंग से लागू कर सके और जनता के साथ जिसका तालमेल बना रहे और जिस पर कोई आरोप या कलंक ना लगा हो। तो इस तरह का चेहरा बीजेपी हो सकता है, क्योंकि आने वाले जो 2024 के अंदर उसे एक बहुत बड़ा मैसेज देना है बीजेपी को। जो कट्टर ईमानदार की इमेज मोदी खुद कहते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, इस तरह का चेहरा भी मध्य प्रदेश में आ सकता है। उसमें प्रहलाद पटेल भी एक बड़ा नाम हो सकता है। हालांकि जो बड़े नाम जो चल रहे हैं केंद्रीय मंत्री, 3 केंद्रीय मंत्री हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, तो फग्गन सिंह कुलस्ते भी उस कैटेगरी में नहीं आते हैं और अक्सर वो अपने बयानों के चलते पार्टी को भी कभी असहज स्थिति में डाल देते। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें होंगे। यहाँ पर बीजेपी ने 7 सांसद और 3 जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको चुनाव में लगा दिया था। कहीं चुनाव लड़ भी रहे थे तो कहीं लड़वा भी रहे थे, लेकिन ये सब एक हवा बनाने के लिए थी और ये तमाम वे बड़े नेता थे जो अपनी अपनी जाति में एक बड़ा नाम थे। तो इस नाते बीजेपी की ये प्लानिंग भी थी कि किसी भी जाति से कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है अगर उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो, लेकिन जो क्राइटेरिया होगा वो वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस क्राइटेरिया में मध्य प्रदेश में कौन सामने आता है, जैसे मैंने बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं, और BD शर्मा भी एक नाम है, वो भी हो सकते हैं। और जो बीजेपी के नेता हैं या जो बीजेपी और मध्य प्रदेश की जो राजनीति को जो समझते हैं वो नज़रें दौड़ाएं, तलाशें कि ऐसा चेहरा कौन हो सकता है। अब सब की नज़रें ऐसे चेहरों पर होंगी और आने वाले कुछ समय में मीडिया में यही मुद्दा छाया रहेगा कि ऐसा कौन सा चेहरा होगा जिसको बीजेपी सामने CM बनाएगी और सबको चौंका देगी। अब बीजेपी के सामने कम से कम वो स्थिति नहीं है कि वो जो छत्रप हैं अलग अलग स्टेट में अपने अपने, जिनको मठाधीश कह सकते हैं, उनका कोई डर हो। तो यहाँ केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से अपनी मनमानी चला सकता है। उसको विरोध झेलना पड़े तो विरोध झेलेगा, किसी बड़े नाम को अगर किनारा लगाना पड़े तो किनारे लगाएगा, और किसी बड़े नाम को अगर राज्यसभा या फिर उन्हें राज्यपाल बना करके भी उनकी संतुष्टि कर सकता है, उनको एक सम्मानजनक विदाई उनको दे सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा महाभारत मध्य प्रदेश में होगा बीजेपी में अगर ऐसा कोई चेहरा लेकर के आते, तो मुझे न तो इसकी संभावना नज़र आती है और न ही बीजेपी को इसकी परवाही है। तो ये 2 राज्यों की बात हुई। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी तमाम राजनीतिक पंडित थे, जो तमाम एग्जिट पोल थे वो कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, थोड़ी सी कांटे की टक्कर बता रहे थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार बना रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। लेकिन यहाँ भी चेहरा मोदी का ही चला और जो मोदी की जो प्लानिंग थी वही चली। हालांकि ये भी कहा जाता रहा, जब ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरकार बना लेगी, तो उसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही थी कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये बीजेपी की प्लानिंग थी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो अंदर ही अंदर कांग्रेस के खिलाफ जा रहे थे या बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बना रहे थे। तो इसी तरह अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बड़ा सवाल है। तो यही क्राइटेरिया बीजेपी यहाँ भी तय करेगी, यानी युवा होगा, 10-15 साल तक वो सत्ता में काबिज रह सके, उसको संभाल सके, क्योंकि एक जो बुज़ुर्ग जो नेता होते हैं उन बुज़ुर्ग नेताओं में एक कमी आ जाती है कि उनकी याददाश्त पर बड़ा असर पड़ता है और जो उनके निर्णय लेने की क्षमता है या जो बोलना है। तो ऐसे तमाम जो बड़े नेता हैं अक्सर बीजेपी को अपने बयानों से बीजेपी को असमंजस में डाल सकते हैं। तो ऐसे किसी उम्र दराज नेता को बीजेपी कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी जो कहीं दिक्कत पैदा करे या फिर जो दूसरी कतार के जो पंक्ति है, जो वैकल्पिक राजनीति की जो लाइन है उसको तैयार करने में कहीं कोई आड़े आती हो। तो बीजेपी की कोशिश यही होगी छत्तीसगढ़ में भी कि ऐसा चेहरा लाया जाए। हालांकि जो चेहरे CM के फेस के रूप में चुनाव मैदान में उतर रहे थे उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव हैं, ये OBC के
समुदाय से भी आते हैं और सांसद भी रह चुके हैं बिलासपुर से। और एक नाम है जो महामंत्री हैं, पूर्व IAS अफसर हैं OP चौधरी, और एक है दुर्ग से सांसद हैं विजय बघेल, और एक भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सरोज पांडे, जो राष्ट्रीय महिला मोर्चा में BJP की जो राष्ट्रीय महिला मोर्चा है उसमें वो अध्यक्ष पद का संभाल चुकी हैं और सांसद भी रह चुकी हैं सरोज पांडे। वो भी CM का फेस हो सकती हैं। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि केवल महिला आरक्षण बिल पास कर देना ही पर्याप्त नहीं है, BJP महिलाओं की चिंता करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को आगे बढ़ाओ, राजनीति में भी आगे बढ़ाओ, इस तरह का मैसेज देने के लिए भी जो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, सरोज पांडे को भी यहाँ से मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और एक केदार कश्यप पूर्व मंत्री हैं, उनका भी नाम काफ़ी चर्चा में है। तो क्राइटेरिया यही होगा। ये कुछ नाम थे, लेकिन इन सब से इतर नाम, कोई नाम ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो ना जानते हों, राजनीतिक हलकों में उसकी चर्चा ना हो, पार्टी के कुछ लोग जानते तो हों लेकिन वो सोच नहीं सकते कि ये भी CM बन सकता है। और ऐसा जोर का झटका जोर से उन लोगों को लगेगा जो CM बनने का ख्वाब पाले हुए हैं। और BJP जो झटके देने के लिए, जो आश्चर्यचकित कर देने के लिए जानी जाती है, ऐसा चेहरा छत्तीसगढ़ में भी दे सकती है। तो 3 राज्यों के बाद एक बात हम करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में हालांकि पूरी की पूरी मेजॉरिटी है कांग्रेस की, लेकिन यहाँ जो बड़े बड़े दिग्गज राजनीतिक पंडित बता रहे थे और एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि BJP को 1, 2 या 3 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन BJP ने यहाँ पर 8 सीटें हासिल की हैं साउथ के अंदर, साउथ दक्षिण भारत में। और इतनी बड़ी संख्या में BJP अगर सीट हासिल कर लेती है तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कुल मिलाकर के ये तस्वीर है। हाँ, थोड़ा सा मैं चर्चा यहाँ भी कर दूँ, तेलंगाना में भी BJP एक बड़ा झटका दे सकती है। जो अमित शाह हैं, ऑपरेशन लोटस की कमान जिनके हाथ में रहती है, वो बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। तो बहुत बड़ा झटका क्या हो सकता है, यहाँ पर एक नाम ऐसा आता है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीते हैं और बहुत समर्थक हैं उनके, जो उनको CM बनाने की जो मांग कर रहे हैं उनके जो समर्थक हैं। लेकिन इससे इतर उनका एक इतिहास BJP की एक विचारधारा के साथ जुड़े होने का भी, वो ABVP से जुड़े रहे हैं, जैसा कि समाचार माध्यमों से भी मैंने पढ़ा, उनके बारे में जाना। और युवा चेहरा हैं जो BJP की इस युवा सोच को आगे लाने के लिए, युवाओं को लुभाने के लिए एक बहुत बड़ी, एक तीर से कई शिकार जो दिल्ली की जो लीडरशिप है, केंद्रीय लीडरशिप है, वो करना चाहती है। उसके अंदर ऑपरेशन लोटस के माध्यम से ये भी एक बड़ा झटका, ये भी एक बड़ा चौंकाने वाला निर्णय BJP ले सकती है, कोशिश कर सकती है। और जैसा कि आपको पता है, BJP चौंकाने के लिए, झटके देने के लिए, नए नए प्रयोग करने के लिए मशहूर है। और अब ये जो सारे के सारे जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, जो चौंकाने वाली बात कर रहे हैं, और जो फ्रेम बनाया है उन्होंने, आने वाले CM कैंडिडेट उस फ्रेम में फिट होंगे, वही CM कैंडिडेट होंगे। तो इस सब से BJP ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है, महिलाओं को लुभाने की कोशिश की है। तो महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है। युवाओं को जोड़ने की बात है तो युवाओं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जा सकता है, या दावेदार कहना ठीक नहीं होगा, उनको भी CM बनाया जा सकता है। और जो सबसे बड़ी बात, मोदी के बाद कौन, शिवराज के बाद कौन, वसुंधरा के बाद कौन, कैलाश विजयवर्गीय के बाद कौन, ये जो कौन का जो क्वेश्चन मार्क है, इस कौन के क्वेश्चन मार्क को भी BJP ख़त्म कर देना चाहती है। और ऐसे में एक तरीका यही है कि जो तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, जो सम्मान के योग्य हैं, उनको सम्मान देकर राज्यपाल बनाइए, उनको सम्मान के साथ राष्ट्रपति बनाइए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। और जो 2024 के जो चुनाव परिणाम सामने जब होंगे, तो ये अगर ऐलान भी हो जाए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कह दें कि भाइयों बहनों, ये एक मौका और उसके बाद जो देश मैं आपको सौंपूंगा, वो देश आपको उस विकास की उस ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकता। हमने उसकी नींव तैयार कर दी है। और जो दूसरी लाइन है, जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व को भी हमने तैयार कर लिया है। ये बहुत बड़ा मैसेज अगर मोदी CM के जो फेस हैं
चल रहे हैं, जो प्रचलित पेश है, जिनके बारे में चर्चा हो रही है, उन सबको साइड करके इस फ्रेम पर फिट करके जो तस्वीर जो सामने रखेंगे, उस तस्वीर के बाद आप यकीन मानिए 2024 की राह बीजेपी के लिए बहुत आसान हो जाएगी। बीजेपी की हवा नहीं चलेगी, बीजेपी की आंधी चलेगी। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। ये सब जो चर्चा मैं कर पाया हूँ, ये बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, कुछ बड़े सीनियर लीडर्स के साथ चर्चा के बाद मैं ये आकलन, एक विश्लेषण और एक स्कूप पॉलिटिकल आपके सामने ला कर आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।